दोस्तों नमस्कार। वी के नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम यूपीपीसीएल के बारे में बात करने वाले हैं। सवाल सबसे बड़ा ये है कि यूपीपीसीएल में धांधली के आरोप लगे हैं और कई जगह पेपर में नकल करते पकड़े गए हैं। तो क्या परीक्षाएं कैंसिल होगी और आगामी 27 और 28 मार्च को जो पेपर होने थे उनका क्या होगा। साथ ही दोस्तों हम इस पर भी बात करेंगे कि शिफ्ट वाइज जब एग्ज़ाम हो रहे हैं तो किसी शिफ्ट में पेपर इजी और किसी शिफ्ट में पेपर बहुत टफ लगता है। तो ऐसे में नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा और क्या रहेगा मेरिट का प्रोसेस कि मेरिट कैसे बनेगी, तो इन्हीं सब क्वेश्चंस का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। दोस्तों आप सभी से निवेदन रहेगा इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। दोस्तों सबसे पहले मैं बात करूंगा कि नकल करते जो पकड़े गए थे उसी टॉपिक को अपन लेते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों ध्यान रखें, ये केवल यूपीपीसीएल की बात नहीं है। आपको हर एग्ज़ाम में ऐसी चीज़ें देखने को मिलेगी कि कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्ज़ाम सेंटर पर नकल करवाई जाती है। दोस्तों इसकी बड़ी बातें ये होती है कि नकल के लिए ये देखा जाता है कि कहाँ पर करवाई, किस हद तक नकल करवाई गई। देखिए मैं ध्यान से बात सुनना, मैं पूरी बातें बताता हूँ। यदि किसी एग्ज़ाम सेंटर पर नकल करवाई जाती है और इसमें पूरा एग्ज़ाम सेंटर स्टाफ या जो एग्ज़ाम सेंटर का मालिक जो होता है वो यदि इन्वॉल्व होता है, वो अगर शामिल होता है, तो फिर वहाँ पर जो एग्ज़ाम देने वाले कैंडिडेट थे उनकी जो एग्ज़ाम था वो कैंसिल होता है। दूसरी चीज़, एग्ज़ाम सेंटर ने मान लीजिए कि कोई रोल नहीं था, एग्ज़ाम करते एक पर्टिकुलर कैंडिडेट पकड़ा जाता है नकल करते, तो ध्यान रखना केवल और केवल उसी कैंडिडेट का कैंडिडेचर यानी अभ्यर्थी की अभ्यर्थना को निरस्त किया जाता है। बाकी एग्ज़ाम पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब जिस तरह से मान लीजिए कि यहाँ पर कहा गया कि 15 मार्च से जो एग्ज़ाम चल रहे हैं यूपीपीसीएल के, तो 15 मार्च से यूपीपीसीएल में केवल टेक्नीशियन के ही एग्ज़ाम नहीं, बाकी पोस्ट के लिए भी एग्ज़ाम हुए हैं। जैसे एआरओ का एग्ज़ाम हुआ था, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर का, अकाउंट असिस्टेंट का, कई तरह की पोस्ट पर एग्ज़ाम हुए थे। तो उनमें से अलग अलग पोस्ट के लिए वो पकड़े गए थे। तो इसलिए ध्यान रखें कि जितने कैंडिडेट पकड़े गए थे यानी जिसकी जगह जो पेपर दे रहा था दूसरा, केवल उस कैंडिडेट का एग्ज़ाम कैंसिल होगा। वो एक तरह से मान लीजिए कि उसको उस परीक्षा में शामिल नहीं किया जाएगा, बाकी पूरा पेपर कैंसिल नहीं होगा। यानी जिनके एग्ज़ाम हो चुके हैं, प्रॉपर तरीके से हुए हैं, उनके एग्ज़ाम पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। अब रही बात ये कि आगामी एग्ज़ाम का क्या होगा, मतलब मेरा ये है कहने का कि 19 और 20 मार्च को जो 4 पेपर हुए थे उनमें से कोई भी पेपर कैंसिल नहीं होगा। ये दिमाग से बात निकाल देना, कोई भी पेपर दोबारा नहीं होगा किसी का भी एग्ज़ाम। अब रही बात ये कि 27 और 28 मार्च को जो 4 पेपर होने हैं दो शिफ्ट में, तो दोस्तों इन पेपरों पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और ये ठीक अपने टाइम पर होंगे। इसलिए जिनका एग्ज़ाम होना अभी बाकी है उनसे मेरा निवेदन है कि आप इधर उधर की फालतू की बातों में ना पड़ें, अपनी लगातार स्टडी करते रहें। जो आपका समय है वो पढ़ाई को पूरा समय देते रहें। कहीं पर भी कोई भी एग्ज़ाम पोस्टपोन होने की संभावना नहीं है। आपका पेपर निर्धारित समय और निर्धारित दिनांक को ही होगा, उसी सेंटर पर होगा। किसी भी तरह का कोई भी एग्ज़ाम में परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। बहकावे में ना आए, अपनी पढ़ाई को प्रभावित ना करें। दोस्तों एग्ज़ाम में इस तरह की चीज़ें जब भी आपके सामने आती है तो ध्यान रखें केवल पर्टिकुलर उस कैंडिडेट पर ही होता है। हाँ यदि बड़े लेवल पर होती है या मान लीजिए कि प्रूफ इस तरह का मिल जाए कि पेपर ही पहले किसी के पास बाहर आ गया हो, तब जाकर के एग्ज़ाम कैंसिल होने की संभावना बढ़ती है। उसमें भी कई सारी चीज़ें जांच करवाई जाती है।
पेपर जो है उसका मैच करवाया जाता है, बड़े लेवल पर जांच होती है। जब सब कुछ प्रूफ हो जाता है तो पेपर कैंसिल होता है, अदरवाइज़ इस तरह की कोई संभावना नहीं होती है। यानी पेपर बाहर, अब आप यूपीपीसीएल की बात करें तो कहीं पर पेपर बाहर नहीं मिला था, केवल और केवल कैंडिडेट रिप्लेस थे। यानी सेम शक्ल का कैंडिडेट वहाँ पर उन्होंने बिठा दिया था और वो कैंडिडेट उसकी जगह एग्ज़ाम दे रहा था, कहीं पर और ऐसा कुछ नहीं था। साथियों, यदि आप में से किसी ने भी एआरओ का पेपर दिया है, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर का, तो उसकी ऑफिशियल आंसर की अपलोड हो चुकी है। आप अपने आंसर की ज़रूर चेक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं आपने पेपर दिया था क्या। यदि किसी क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन है तो भी आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, हम उसका भी सॉल्यूशन आप तक पहुंचाएंगे। उस पूरे पेपर को आप डाउनलोड कर सकते हैं और मिलान ज़रूर कर लें, अपना उत्तर क्या रहा, आपका स्कोर क्या रहा और किस क्वेश्चन में आपको डाउट है। 3 दिन की उसमें ऑब्जेक्शन लगाने का टाइम आपके पास अभी भी उसमें है। दोस्तों, रही बात अब 27 और 28 पेपर के लिए यदि रणनीति की बात करें तो साथियों, अभी तक यूपीपीसीएल में 4 पेपर हुए हैं और चारों पेपर में आपने देखा कि काफ़ी न्यूमेरिकल्स भी पूछे गए थे। यानी टेक्निकल में आपने देखा कि इस बार कुछ लेवल उन्होंने हाई रखा है। ये हर शिफ्ट में होता है, हर पेपर में होता है। किसी में भी हो सकता है कि किसी का पेपर इजी हो, किसी का टफ हो। जैसे फरवरी 2020 में आपने देखा कि दिल्ली मेट्रो के पेपर हुए थे। तो दोस्तों, उस दिल्ली मेट्रो एग्ज़ाम में 17 फरवरी को जो एक पेपर हुआ वो सबसे आसान था, लेकिन 20 फरवरी के पेपर की यदि बात की जाए तो सबसे ज़्यादा इसमें न्यूमेरिकल आए थे और सबसे टफ़ तरीके के भी आए थे। इसलिए आप मानकर चलें कि किस भी एग्ज़ाम में कुछ भी आ सकता है। इसलिए अपनी तैयारी लगातार करते जाएं और न्यूमेरिकल्स पर थोड़ा पूरा ध्यान देवें, क्योंकि न्यूमेरिकल ज़्यादा आए थे और यूपीपीसीएल का पेपर थोड़ा सा बड़ा होता है। सोल्व करने के लिए पूरे वक्त की आपको ज़रूरत होती है, पूरा समय इसके लिए चाहिए। इसलिए यदि आपकी प्रैक्टिस होगी तो आप प्रॉपर पेपर को कर पाएंगे, नहीं तो कुछ क्वेश्चन आपके हो सकता है कि छूट जाएं, स्टूडेंट उनको अटेम्प्ट भी नहीं कर पाते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, बात करेंगे कि नॉर्मलाइजेशन के लिए क्या रहता है। तो दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि जब भी पेपर 1 से अधिक शिफ्ट में होता है, यानी 2 या 2 से अधिक चरणों में जब भी पेपर होता है, तो ऐसे पेपर की जो फाइनल मेरिट होती है वो हमेशा नॉर्मलाइजेशन के आधार पर ही बनती है। दोस्तों, नॉर्मलाइजेशन के लिए सबके अपने अपने फॉर्मूले होते हैं। वैसे स्पष्टतः रेलवे ने जो फॉर्मूला लगा रखा है वही फॉर्मूला सब जगह लागू किया जाता है। साथियों, मैक्सिमम देखने को यही मिला है कि ये फॉर्मूला सबसे ज़्यादा उपयोग में लिया जाता है, जहाँ पर किसी एक को शिफ्ट को स्टैंडर्ड बनाते हैं, दूसरे को बेस के लिए लेते हैं, यानी स्टैंडर्ड बना के उसका बेस, और उसके बाद में उस पर्टिकुलर कॉरेस्पॉन्डिंग जो शिफ्ट होती है उसकी कैलकुलेशन करते हैं। कैंडिडेट का राय स्कोर और एवरेज कितनी थी उस शिफ्ट की, और जो हाईएस्ट किसी शिफ्ट में एवरेज आई थी तो वो कैसे लेते हैं। ये फार्मूला आपके स्क्रीन पर है। ज़्यादातर इसी फार्मूले का उपयोग करते हुए नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। अब यूपीपीसीएल में भी हम यही उम्मीद करेंगे कि इसी फार्मूले से नॉर्मलाइजेशन किया जाए। इसलिए मेरिट वगैरह पर ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि नॉर्मल मेरिट इसमें, क्योंकि पोस्ट कम थी और कैंडिडेट ज़्यादा, इसलिए अभी संभावित मेरिट के बारे में कहना मुश्किल होगा। खैर, बाकी चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही था। वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना।